तो दोस्तों, आज की कहानी उस समय की है जब वाइकिंग्स इस दुनिया पर राज किया करते थे। वाइकिंग्स नॉर्दर्न यूरोप के बहादुर योद्धा और समुद्री यात्री थे जो लूटपाट, व्यापार और नई जगहों की खोज के लिए दूर दूर तक सफर किया करते थे। उसी समय एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशालकाय ट्रोल अपने छोटे बेटे के साथ खेल रहा था। दोनों के बीच हंसी खुशी का माहौल था, जैसे उन्हें दुनिया की किसी बात की कोई चिंता ही न हो। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। उसी वक्त डेनिश जनजाति का मुखिया अपने वाइकिंग सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उनका इरादा उस ट्रोल को मार गिराना था। तभी ट्रोल ने उन्हें दूर से देख लिया और अपने बेटे की रक्षा के लिए उसे जल्दी से उठाकर पहाड़ की दूसरी तरफ भाग गया। मगर मुखिया और उसके सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर ट्रोल ने अपने बेटे को पहाड़ की ढलान में छिपा दिया और खुद आगे बढ़कर इंसानों को डराने की कोशिश करने लगा। वो नहीं चाहता था कि उनसे उसकी लड़ाई हो, वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहता था। पर वे लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने उस पर तीर, भाले और जलती हुई मशालों से हमला कर चालू रखा, जिसकी वजह से ट्रोल का संतुलन बिगड़ गया और वो चट्टान से नीचे गिर पड़ा। पास ही छिपे छोटे ट्रोल ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। अपने पिता को गिरते हुए देख वो सहम गया और चुपचाप वहीं दुबक कर बैठ गया। कुछ देर बाद मुखिया पहाड़ के किनारे पहुंचा और अपना मुखौटा उतारकर नीचे की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर उस छोटे ट्रोल पर पड़ी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि उसे भी मार डाले, पर फिर वो रुक गया। उसकी आंखों में वो एक निर्दोष बच्चा दिखाई दिया। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से लौट गया। इसके बाद छोटा ट्रोल धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरता हुआ समुद्र की ओर पहुंचा। वहां उसने अपने पिता का निर्जीव शरीर पाया। उसने पूरी कोशिश की कि शरीर को गिद्धों और कौवों से बचा सके, पर वो बहुत छोटा और कमजोर था। जब वो असहाय हो गया तो उसने एक टूटी हुई तलवार उठाई और भारी मन से अपने पिता के शरीर को टुकड़ों में बांटा। फिर वो उन टुकड़ों को पास की एक गुफा में ले गया और उन्हें पत्थरों के नीचे छिपा दिया। समय बीतता गया, साल दर साल गुजरते गए और वो छोटा ट्रोल अब बड़ा और ताकतवर हो गया। लेकिन हर दिन जब भी वो उस गुफा में अपने पिता का सिर देखता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो अपने पिता को याद करता और उस दिन की यादें उसके दिल में फिर से जिंदा हो उठती। उधर डेनिश वाइकिंग जनजाति में एक पुजारी एक धार्मिक समारोह कर रहा था। वहां जनजाति का मुखिया भी मौजूद था। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नई शराब की ठिकाना, जिसे टैवर्न कहा जाता है, अब खुलने के लिए तैयार है। लेकिन दूर पहाड़ों के बीच एक और कहानी फिर से जाग रही थी। वही ट्रोल जिसने अपने पिता को इंसानों के हाथों मरा देखा था, अब बदले की आग में पूरी तरह जल चुका था। सालों की चुप्पी के बाद उसने अपनी गुफा छोड़ी और अंधेरी रात में बाहर कदम रखा। उसी रात कुछ वाइकिंग योद्धा टैवर्न में शराब पीकर जश्न मना रहे थे। उनके लिए आज का दिन हंसी और खुशी का माहौल था। लेकिन एक बात किसी को पता नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। खैर, बाहर खड़ा पहरेदार टैवर्न का राउंड लगा रहा था। तभी ट्रोल अचानक वहां आ गया और बिना किसी चेतावनी के उसने एक पंच से उसे मार दिया। इसके बाद वो भारी कदमों से टैवर्न के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही ट्रोल ने अपनी पूरी ताकत से हर एक वाइकिंग पर हमला कर दिया। अगली सुबह डेनिश मुखिया अपने सैनिकों के साथ टैवर्न पहुंचा। वहां का मंजर देखकर वे सब दंग रह गए। चारों तरफ मरे हुए योद्धाओं की लाशें बिखरी पड़ी थीं और हर कत्ल बड़ी क्रूरता से किया गया था। मुखिया ने अपने सेनापति से पूछा कि जब ये सब हुआ तब वो कहाँ था। सेनापति ने जवाब दिया कि वो गांव में था और उसे नहीं पता कि ये सब किसने किया। इसके साथ ही उन्हें एक और बात अजीब लगी कि किसी महिला या बूढ़े को छू तक नहीं गया था। ये देखकर मुखिया और भी बेचैन हो गया। इसी बीच दूसरी तरफ गेटलैंड के वाइकिंग्स दिखाई दिए। उनके नेता लियो एक मशहूर और बहादुर योद्धा था। वे सभी हमेशा की तरह अपने जहाजों से लूटपाट के लिए निकले थे। लेकिन अचानक मौसम की ठंडक बढ़ जाने के कारण उन्हें डेनमार्क के पास रुकना पड़ा। रात में डेनिश मुखिया अपने पहरेदारों के साथ पहाड़ पर गया और जोर से चिल्लाकर ट्रोल को ललकारा। लेकिन तभी ट्रोल अचानक पीछे से आ गया और एक पहरेदार के सिर पर वार कर दिया और वो वहीं गिरकर मर गया। मुखिया दूर से ये सब देख रहा था। वो तलवार लेकर ट्रोल की तरफ दौड़ा, लेकिन ट्रोल फिर तेजी से भाग गया। मुखिया हैरान था कि ट्रोल कभी सीधे मुकाबले में क्यों नहीं करता। वो बस उसके आदमियों को मारता और फिर गायब हो जाता। अगली सुबह पूरा गांव उन हत्याओं की जगह पर इकट्ठा हुआ। मुखिया की पत्नी ने चिंता जताई कि कई वाइकिंग पुरुष मारे जा चुके हैं और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो गांव में केवल विधवाएं ही बचेंगी। मुखिया के पास कोई जवाब नहीं था और शर्मिंदा होकर बस चुप रहा। इसके बाद उसकी पत्नी पहाड़ पर रहने वाली औरत लेना के पास गई, जो गांव से अलग रहती थी। उसने पूछा, क्या तुम मौत को आने से पहले देख सकती हो? क्या मेरा पति भी उस ट्रोल के हाथों मरेगा? लेना ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब मैं गांव में थी तब सबने मुझे पापी कहकर निकाल दिया और अब मदद के लिए मेरे पास आई हो। मुखिया की पत्नी ने कहा, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेना ने कहा, अब ये सब मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारा पति ट्रोल के हाथों नहीं मरेगा। इतना सुनकर मुखिया की पत्नी चुपचाप वापस लौट आई। उधर लियो और उसके वाइकिंग साथी अपने जहाज लेकर उस क्षेत्र में पहुंचे जहां डेनिश जनजाति रहती थी। वहां एक डेनिश सैनिक ने उन्हें देख लिया और चेतावनी दी कि ये जमीन वाइकिंग्स की है और अगर वे लूटने आए हैं तो तुरंत वापस चले जाएं। फिर लियो ने खुद को एक प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि उनका कोई लूटपाट करने का इरादा नहीं है, वे केवल कुछ दिन आराम करना चाहते हैं।
सैनिक ने लियो के बारे में पहले से सुना था, इसीलिए उसने निर्णय लिया कि उन्हें मुखिया के पास ले जाया जाए। इस तरह लियो और उसके लोग मुखिया से मिले। मुखिया उन्हें देखकर खुश हुआ और लियो को तुरंत पहचान लिया। उसने याद दिलाया कि जब उसने लियो के पिता से आखिरी बार मुलाकात की थी तब लियो केवल एक छोटा बच्चा था, अब वो एक महान योद्धा बन चुका था। लियो ने भी सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार किया। खैर, उस रात मुखिया ने लियो और उसके लोगों के सम्मान में टैवर्न में दावत आयोजित की। दावत के दौरान लियो ने देखा कि यहाँ कई महिलाएं विधवा हैं और पुरुष कम हैं, और उसने इसके कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। मुखिया ने उसे ट्रोल द्वारा रात में किए गए हमलों के बारे में बताया। ये सुनकर लियो ने निश्चय किया कि अगर ट्रोल हर रात वाइकिंग पुरुषों को मारता रहेगा तो अब से वो और उसके साथी इसी जगह पर उसकी राह देखेंगे, और जब वो आएगा तो उसका सामना करेंगे। दावत के बाद मुखिया और बाकी लोग घर लौट गए, लेकिन लियो और उसके योद्धा कुछ डेनिश जनजातियों के लोगों के साथ टैवर्न में ही रुके। आधी रात को ट्रोल टैवर्न के बाहर आया। उसने पहले पुजारी को सूंघा और फिर दरवाजे की ओर बढ़ा, ये जांचने के लिए कि अंदर के वाइकिंग स्थानीय हैं या विदेशी। अंदर लियो और उसके योद्धा ट्रोल की उपस्थिति को महसूस कर चुके थे और तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन ट्रोल ने समझ लिया कि अंदर के योद्धा स्थानीय नहीं हैं, इसलिए वो अंदर घुसने के बजाय उन्हें उकसाने के लिए दरवाजे पर पेशाब कर गया। जब वाइकिंग्स बाहर दौड़कर हमला करने निकले, ट्रोल पहले ही वहां से गायब हो चुका था। अगली सुबह मुखिया लियो से हैरानी जताते हुए बोला कि कल रात कोई मारा नहीं गया। लियो ने बताया कि ट्रोल दरवाजे तक आया, लेकिन लड़ाई करने के बजाय पेशाब करके भाग गया। इसके बाद लियो अपने कुछ योद्धाओं और जनजाति के कुछ लोगों के साथ पहाड़ियों में ट्रोल को ढूंढने निकल पड़ा। उन्होंने कई जगह ढूंढा, पर ट्रोल कहीं नहीं मिला। निराशा में वे फिर गांव लौट आए। फिर कुछ देर बाद लियो अकेले ही लेना से मिलने गया, जो पहाड़ के पास अकेली रहती थी। उसने लेना से ये जानना चाहा कि क्या वो सच में मौत को आने से पहले देख सकती है। लेना ने पुष्टि की कि हाँ, वो ऐसा कर सकती है, और उसने लियो से पूछा कि प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा यहाँ क्यों आया है। लियो ने बताया कि वो ये जानना चाहता है कि ट्रोल और वाइकिंग्स की लड़ाई में कितने लोग मरेंगे और क्या ट्रोल मरेगा या नहीं। लेना ने कहा कि हाँ, उसने भविष्य देखा है, ट्रोल मारा जाएगा, लेकिन कई वाइकिंग भी मरेंगे और पूरी जमीन खून से लथपथ हो जाएगी। उसने आगे कहा कि वास्तव में वहाँ के लोग इसके लायक हैं और ये सब उनके द्वारा ट्रोल के साथ किए गए बुरे कामों का प्रतिफल है। अंत में लेना ने लियो को इस मामले से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी। तभी लियो और उसके साथी वहां पहुंच गए। रात होने वाली थी, इसलिए वे वापस लौटकर लड़ाई की तैयारी करने लगे। बाद में लियो ने मुखिया से अकेले में पूछा कि क्या ट्रोल ने कभी किसी महिला, बच्चे या बूढ़े को मारा है। मुखिया ने जवाब दिया कि ट्रोल सिर्फ वाइकिंग पुरुषों को ही निशाना बनाता है। ये सुनकर लियो ने कहा कि इसका मतलब है ट्रोल किसी हद तक बुद्धिमान और अनुशासित है। उसने आगे जोड़ा कि वो उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि ये बताना चाहता है कि अब तक ट्रोल ने न तो उनके गांव पर हमला किया है और न ही किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान पहुंचाया है। लियो की बात सुनकर मुखिया कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला कि 20 साल पहले एक ट्रोल वाइकिंग सैनिकों के हाथों मारा गया था। शायद यही कारण है कि अब ये ट्रोल बदला लेने के लिए लौट आया है। खैर, रात में लियो और उसके योद्धा फिर से टैवर्न में ट्रोल का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्हें बाहर से उसकी भारी आवाजें सुनाई दी, वे तलवारें लेकर बाहर दौड़े, लेकिन चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। ट्रोल कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ देर खोजने के बाद वे निराश होकर वापस टैवर्न लौट आए। उसी समय दूर चट्टानों के पीछे ट्रोल चुपचाप निकलकर अपनी छिपी हुई गुफा की ओर लौट गया। अगले दिन लियो फिर लेना से मिला और पूछा कि ट्रोल को कैसे मारा जा सकता है। लेना ने उसे सलाह दी कि वो अपने लोगों के साथ घर लौट जाए, पर लियो जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि जाने से पहले उसे ये जानना जरूरी है कि लोग इस ट्रोल से कैसे निपट सकते हैं। लेना ने कुछ देर सोचा, फिर उसे अपने केबिन ले गई। वहां उसने हड्डियों की प्राचीन विधि से भविष्यवाणी शुरू की, लेकिन उसी समय बाहर से ट्रोल की भारी आवाज गूंज उठी। लियो तुरंत बाहर दौड़ा, पर जैसे ही ट्रोल ने उसे देखा, वो जंगल की ओर भाग निकला। लियो ने झटपट अपने घोड़े पर चढ़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लियो लगातार ट्रोल के पीछे लगा रहा, पर ट्रोल पहाड़ की ऊंचाइयों की ओर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद लेना भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। लियो ने ऊंची आवाज में ट्रोल को पुकारा और चुनौती दी, क्यों भाग रहा है? मुझसे सामने आकर क्यों नहीं लड़ता? ट्रोल ने मुड़कर अपनी गहरी अनजान भाषा में कुछ कहा और फिर वहां से भाग निकला। लेना ने उसकी बातों का अर्थ समझा और लियो से कहा, ट्रोल ने कहा कि उसकी लड़ाई तुमसे नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जिन्होंने उसके पिता को मारा था। ये सुनकर लियो हैरान रह गया। वो लेना के साथ वापस उसके केबिन लौट आया और वहां उसने पूछा कि ट्रोल इस जगह पर क्यों आया था। लेना ने कुछ देर चुप रहकर अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि जब वो बच्ची थी तब मुखिया का भतीजा उसे इस पहाड़ी इलाके में लाया था और हर रात उसके साथ जबरदस्ती करता था। एक रात वो व्यक्ति अपने ही बिस्तर में मर गया और गांव वालों ने इसका दोष लेना पर डाल दिया। उसे अपराधी मानकर जनजाति से निकाल दिया गया और तब से वो अकेली इसी पहाड़ पर रह रही थी। लेना ने आगे बताया कि कई वाइकिंग पुरुष उसे परेशान करने यहाँ आते थे, उसके साथ जबरदस्ती करते थे, लेकिन जिस दिन से ट्रोल आया, किसी ने उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। अंत में लेना ने साफ कहा कि वो ट्रोल को मारने में कोई मदद नहीं करेगी, क्योंकि उसके आने के बाद ही उसकी जिंदगी में पहली बार सुकून और सुरक्षा आई थी।
लियो ने यह सब समझा और मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को बताया कि उसने लेना के माध्यम से ट्रोल से बातचीत की और ट्रोल ने उसे बताया कि वाइकिंग्स ने उसके साथ बहुत क्रूरता की, इसलिए वो उनसे बदला ले रहा है। मुखिया इस बात से परेशान हुआ और लियो से कहा कि इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। जब लियो अपने लोगों के पास लौटने लगा तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे एक विकलांग आदमी को परेशान कर रहे थे। लियो ने तुरंत बीच में आकर उन बच्चों को रोक दिया और डांट कर वहां से भगा दिया। फिर उसने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि वो यहाँ अकेला क्यों रहता है और उसका परिवार कहाँ है। आदमी ने भारी मन से बताया कि उसके पिता ने सालों पहले ट्रोल के पिता से लड़ाई की थी और उसी वजह से ट्रोल ने बदले में उसके परिवार के सभी पुरुषों को मार डाला। उसने आगे कहा कि वो जानता है ट्रोल कहाँ रहता है और अगर लियो और उसके योद्धा चाहें तो वह उन्हें वहां तक ले जा सकता है। वे एक तट के पास पहुंचे और पहाड़ चढ़ते हुए गुफा का एकमात्र दरवाजा खोज निकाला। जैसे ही एक वाइकिंग अंदर उतरने की कोशिश करने लगा, उसका पैर फिसल गया। बाकी लोग तुरंत उसे पकड़कर खींच लाए और बचा लिया। इसके बाद किसी में भी गुफा में अकेले जाने की हिम्मत नहीं रही। फिर उनमें से एक ने ट्रोल को उकसाने के लिए गुफा के बाहर पेशाब किया और फिर सभी वापस लौटने लगे। लेकिन अचानक छिपा हुआ ट्रोल पानी के नीचे से उस वाइकिंग पर हमला करता है जिसने गुफा के पास पेशाब किया था। उसके साथ ही तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं जिसकी वजह से ट्रोल को पीछे हटना पड़ता है। खैर, समूह फिर टैवर्न लौट आया और पूरी रात ट्रोल का इंतजार करता रहा, लेकिन इस बार ट्रोल के पास अंदर आने की हिम्मत नहीं थी। फिर अगले दिन लियो बाहर गया और देखा कि ट्रोल ने वह विकलांग आदमी को मार दिया था जिसने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया था। इस पर गुस्से में लियो और वाइकिंग्स ने गुफा की ओर वापसी की। इस बार उन्होंने साथ में रस्सी भी ली थी। जब वे गुफा में प्रवेश किए तो उन्हें अजीब सी चीजें बिखरी हुई मिली। एक वाइकिंग ने तो ट्रोल के पिता की खोपड़ी तोड़ी और उस पर पेशाब भी किया। ट्रोल उस समय गुफा में मौजूद नहीं था, लेकिन जब वो लौट आया और अपनी पिता की खोपड़ी टूटे हुए देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी गुफा में कौन घुसा था। पिता के साथ हुए अपमान को देखकर ट्रोल क्रोधित हो गया। उसी रात जब वाइकिंग्स टैवर्न में सो रहे थे, ट्रोल टैवर्न में घुस आया और उन पर बेरहमी से हमला किया। उसने उस वाइकिंग को मार दिया जिसने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। ये देखकर लियो ने ट्रोल से लड़ाई शुरू की, लेकिन ट्रोल की ताकत के सामने वो कमजोर साबित हुआ। फिर ट्रोल छत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियो ने उसका पैर पकड़ लिया और भारी लोहे की चेन उसके हाथ में फंसा दी। क्रोधित ट्रोल ने लियो पर हमला किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ चेन में फंस गया था। एक वाइकिंग ने उस पर तीर चलाया, लेकिन ट्रोल ने उसे गिरा दिया। बाकी वाइकिंग्स के हमला करने से पहले ट्रोल ने अपने हाथ को काट दिया और समुद्र की तरफ भाग गया। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया और फिर वो समुद्र के किनारे गिरकर मर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी लाश किसी अदृश्य शक्ति द्वारा समुद्र में खींच ली गई। अगले दिन वाइकिंग्स अपने मरे हुए साथी को याद करते हुए उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं और उसे जलाते हैं। लियो मुखिया से कहता है, तुमने अभी तक सिर्फ आधी सच्चाई बताई, अब ट्रोल मर चुका है, कम से कम अब सब कुछ बताओ। मुखिया ने स्वीकार किया कि उन्होंने ट्रोल के पिता को बिना कारण मार दिया था और अब उनके इस कृत्य का परिणाम सब पर भारी पड़ रहा था। लियो ने कहा, मुखिया, आपकी सोच की वजह से एक निर्दोष मारा गया, लेकिन वही ट्रोल कभी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता था। ये सुनकर मुखिया शर्मिंदा हो गया और उसने चुप्पी साध ली। खैर, उस रात वाइकिंग्स ने ट्रोल का कटे हुए हाथ टैवर्न में लटकाया और जश्न मनाया, सोचकर कि ट्रोल अब हमेशा के लिए मर गया है। और वही लियो फिर लेना से मिला। लेना ने कहा कि जैसा उसने पहले बताया था, ट्रोल चला गया है, लेकिन उसे अभी भी और पीड़ा सहनी पड़ेगी। फिर उसने अपना अतीत साझा किया। सालों पहले ट्रोल उसके पास आया था। उसने उसके साथ एक बार समय बिताया, लेकिन फिर कभी उसे संपर्क नहीं किया। अजीब बात यह थी कि उसके बाद वाइकिंग्स ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। लेना ने बताया कि ट्रोल बुरा नहीं था, वो सिर्फ अपने बचपन के दर्द और अकेलेपन को लेकर चला था। जैसे जैसे लियो और लेना बातचीत करते रहे, वे एक दूसरे के करीब आए और अंत में गले मिल गए। दूसरी तरफ आधी रात को एक ट्रोल टैवर्न की ओर बढ़ा और ये कोई और नहीं बल्कि उस मारे हुए ट्रोल की मां थी जो बदला लेने आई थी। रास्ते में उसने गांव के पुजारी को मार डाला। फिर वो टैवर्न में घुस गई और अंदर मौजूद सभी वाइकिंग्स को बेरहमी से मार डाला। फिर उसने अपने बेटे का कटे हुए हाथ को अपने साथ ले लिया। इसके बाद एक छोटा लड़का चुपचाप लेना के पास उसके कैबिन में आया। लेना ने उसे देखकर उसे शांत रहने को कहा और फिर वो लड़के के साथ चली गई। इधर वाइकिंग्स को लग रहा था कि ट्रोल अभी भी जीवित है और नई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। वे उसे ढूंढने निकल पड़े। तट पर उन्हें एक और साथी का कटा हुआ सिर मिला, जिससे उनका डर और बढ़ गया। इस बीच लियो अकेले गुफा की ओर दौड़ा। गुफा के अंदर उसने एक लेख में गोता लगाया और देखा कि ट्रोल का शरीर पत्थर के पास पड़ा था। जैसे ही वो पास गया, ट्रोल की मां अचानक पीछे से हमला कर दी। उसने लियो का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन लियो ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर वार किया। फिर उसने तलवार उठाकर उसे मार डाला। उसी समय वही छोटा लड़का तलवार लेकर वहां आया। लियो ने उसे देखकर सच समझा, ये लड़का लेना और ट्रोल का बेटा था। लियो ने हथियार नीचे रखा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में लियो गांव लौटकर मुखिया को बताता है कि ट्रोल और उसकी मां अब सच में मर चुके हैं।
जाने से पहले वो एक बार फिर लेना से मिलता है और चेतावनी देता है कि अगर लोग जान गए कि ये लड़का ट्रोल का बेटा है तो वे दोनों को मार डालेंगे। लेना शांत स्वर में कहती है कि ये रहस्य सिर्फ उनके बीच ही रहेगा और फिर वो वहां से चली जाती है। अंत में लियो ट्रोल और उसकी माँ के लिए गुफा के बाहर कब्र बनाता है, जबकि दूर से ट्रोल का बेटा सब कुछ आंसुओं के साथ देख रहा था। इसके बाद लियो अपने योद्धाओं के साथ गेटलैंड लौट जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।